हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई भी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। थोड़ी सी कुछ बातों को बता दें कि अब आप देख रहे होंगे कि बहुत जगहों पे क्लास आपकी ऑफलाइन की ओर मूव कर चुकी है, तो हम लोग भी अपनी क्लास को ऑफलाइन की ओर ले जाएंगे 28 तारीख से। 28 तारीख से आपकी क्लास ऑफलाइन हो जाएगी। हाँ, जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था बिल्कुल चालू रहेगी। ऐसा नहीं कि क्लास ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा। ऑनलाइन की व्यवस्था बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट होंगे वो आना चाहें तो ऑफलाइन में आ सकते हैं। वो 28 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे और न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपका सरफेस केमिस्ट्री 25, 26 और 27 इस 3 दिन लगातार वीडियो देते हुए हम इसे समाप्त कर देंगे। तब हमारा सिर्फ उधर बचेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसे पढ़ने के बाद हम लोग ऑर्गेनिक की ओर चले जाएंगे। तो आइए, हम लोग बात कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री की, और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग जान रहे हैं कि सरफेस केमिस्ट्री में टोटल 3 टर्म की बात होती है। एक हमारा क्या था, एडजॉर्प्शन वाला पोर्शन था जो समाप्त हो गया। दूसरा हमारा कैटलिस्ट वाला पोर्शन है, इसे भी हम लोग पढ़ चुके, लेकिन इसमें कुछ बातें हमारी बची हुई थी। याद कीजिएगा, हम आपको हेडिंग करवाए थे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कैटलिस्ट, या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट जो भी कहें, तो हम लोग लिखे हुए थे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटालिसिस, क्योंकि वह रिएक्शन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा होगा तो उसे ही क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम बात करें कि आखिर कैटलिस्ट क्या है, तो ये तो आप जान चुके हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन मिक्सर में प्रेजेंट हुआ सबस्टेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है विदाउट रिजल्टिंग एनी चेंज इन इट्स ऑनएमोन। इसे आप बढ़ा भी सकता था या घटा भी सकता था। इसके आधार पर हम कैटलिस्ट 2 ढंग का देखे थे, पॉजिटिव और निगेटिव कैटलिस्ट। तो आखिर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्यों चेंज करता है, जरा एक बातों को हम लोग समझते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि आप केमिकल काइनेटिक्स में एक बात को जाने होंगे, जहां हम आपको एक ग्राफ बताए थे। इधर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस एनर्जी की बात करते थे, और इधर लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और हम क्या कह रहे थे कि यह क्या है, तो रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है। इसे हम क्या कह रहे थे कि यह हमारा क्या है, तो रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है। और यहां देखते हैं ये हमारा प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी है। यह हमारा प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि रिएक्शन 2 ढंग का होता है, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अगर क्या हो कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो, तो फिर क्या होगा, वहां एनर्जी हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, इसका क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी को इमिट करेगा, इसका क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी के एक मैक्सिमम वैल्यू से गुजरना पड़ता है। और इस मैक्सिमम वैल्यू को याद कीजिएगा, हम क्या बोले थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले थे। इसे हम क्या बोले थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले थे। और रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी
और थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ईए कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्वायर करना पड़ता है फॉर इट्स कन्वर्जन टू प्रोडक्ट। यदि वो प्रोडक्ट में चेंज होना चाह रहा है तो उसे कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो ये अभी जो है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। लेकिन कैटलिस्ट को जब लाते हैं तो देखिए वो कैटलिस्ट क्या किया। अगर हम इस कैटलिस्ट की बात करते हैं तो देखिए वो कैटलिस्ट क्या किया। कैटलिस्ट क्या किया, तो रिएक्शन को किसी न किसी अल्टरनेट पाथ से करा दिया। रिएक्शन को किसी न किसी क्या किया, अल्टरनेट पाथ से करा दिया, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी इसके लिए, और इन दोनों के ये हमारा है ई ए, और ये डिफरेंस अब क्या कहला रहा है, ई ए डैश, ई डैश ए कहला रहा है। ये क्या कहला रहा है, ई डैश ए कहला रहा है। यह ई डैश ए जो है वह हमारा क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इट मीन्स, और हम कह सकते हैं कि यह एक्टिवेशन एनर्जी है कैटलाइज्ड रिएक्शन का। इसलिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटालाइज्ड एस भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, कैटालाइज्ड एल वाई जेड ई, कैटालाइज्ड, ठीक है कि कैटालाइज्ड रिएक्शन। और ई ए जो है ये हमारा क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। और हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आप क्या जान रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी होता है जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्वायर करना पड़ता है फॉर इट्स कन्वर्जन टू प्रोडक्ट। और आप क्या जान रहे थे कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, तो बिकॉज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज टू एक्वायर ए स्मॉलर एनर्जी व्हिच बिकम पॉसिबल इन शॉर्ट टाइम पीरियड, व्हिच बिकम पॉसिबल इन शॉर्ट टाइम पीरियड। तो देखिए कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्यों चेंज कर देता है। तो वास्तव में क्या होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, जो सही मायने में रास्ता है उस रास्ते से उसे ले ही नहीं जाता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, whose activation energy is different from its original path, so rate of reaction changes, so rate of reaction changes। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या कहते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में हम कहते हैं कि ए कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ to the chemical reaction whose activation energy is different from its original path, so
rate of reaction, so rate of reactions, so rate of reaction change। यही कारण है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज कर जाता है, परिवर्तित कर जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब दो ढंग की बातें होंगी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता, सॉरी पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देगा, और निगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। अरे क्या बोल रहे हैं, सॉरी पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो वह क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम करने की बात करेगा। और निगेटिव कैटलिस्ट क्या हो रहा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा था, और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा था, इट मींस वो रिएक्शन को ऐसे पाथ से कराएगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ओरिजिनल पाथ से क्या हो, ज्यादा, ओरिजिनल पाथ से ज्यादा हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इट मींस हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रिजल्ट्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिजल्टिंग इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। कि पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के मान को क्या किया है, घटाया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और अगर निगेटिव कैटलिस्ट है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के मान को ही बढ़ा देगा, और एक्टिवेशन एनर्जी के मान को बढ़ा देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली क्या होगा, घट जाएगा। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिजल्ट्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी resulting increase in rate of reaction and vice versa, बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर है तो वह क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, एंड वाइस वर्सा। चलिए जल्दी से लिखना। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा देखिए, इसी को हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं ताकि सारी की सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कहीं दिक्कत की बात होगी। मान लेते हैं कि आप रेलवे स्टेशन, भागलपुर रेलवे स्टेशन आए, और आपको क्या करना है, आपको तिलका मंझी जाना था, या आदमपुर ही जाना था, कहाँ से, रेलवे स्टेशन से। और ये एक सीधा रास्ता है, एक वास्तव में जो रास्ता है, मान लेते हैं उसका डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर। उसका डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर। आप स्टेशन से बाहर आए और एक ऑटो वाले को या रिक्शे वाले को बोले कि भैया हमको वहाँ आदमपुर चलना है, चलिएगा क्या? बोला हाँ चलेंगे भैया। ठीक, कितना रुपया लीजिएगा भैया? तो 20 रुपया लेंगे। ठीक, और वो क्या किया कि आपको इस रास्ते से ना ले जाके किसी दूसरे रास्ते से लेके चला गया, और उस रास्ते से आदमपुर जहां तक आपको जाना था वहां तक जाने में उसको मात्र 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो वो कम दूरी को ट्रेवल किया और आपको जल्दी से वहां पहुंचा देगा। ठीक, इस ये एक्ट किया किसकी तरफ, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरफ।
जबकि दूसरे केस में देखिए, आप आए, बाहर निकले और एक ऑटो वाले से पूछे कि भैया आदमपुर चलेंगे। बड़े बड़े शहरों में क्या होती है कि ऑटो में मीटर लगा होता है, जैसे ही आप बैठेंगे ना, वो क्या करेगा, मीटर को ऐसे करके घुमा देगा, वो जीरो पे आ गया। अब आप चलते जाइए, जहाँ तक जाएंगे, ठीक, जहाँ तक गए वहाँ पूछने की जरूरत नहीं है कि कितना भाड़ा लीजिएगा, वो जितना मीटर आपका वो कहेगा भैया ठीक है बैठिए ना, जितना मीटर उठेगा उतना भाड़ा लेगा। अब इस ढंग में क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में जो नया आदमी होता है ना, उसको गजब का बेवकूफ बनाता है, क्योंकि वो तो मीटर देख के भी भाड़ा लेगा। वो आपको बैठा लिया, स्टेशन पे बैठा लिया, अब देखिए बोला कि ठीक है भैया जो मीटर उठेगा वो भाड़ा दीजिएगा। अब कहे ठीक है चलिए, वो आपको स्टेशन पे बैठाया और घुमाते हुए लेके चला गया नाचने, घुमाते हुए लेके चला गया नाचने। एक रास्ते से गया, दूसरे रास्ते से घुमाते हुए साहेबगंज लाया, साहेबगंज से इधर सराय होते हुए तब जाके आपको घूम, सराय होते हुए यहाँ तक पहुंचा। अब फिर क्या किया, वो जैसे नया बाजार पहुंचा, वहां से फिर वो घुस गया कोतवाली की तरफ, घुस गया कोतवाली की तरफ, वहां से फिर किसी दूसरे गली में घुस गया, फिर किसी तीसरे रास्ते में घुस गया, घुमाते घुमाते आपको यहाँ आदमपुर पहुंचाया। तब तक में वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो आपको तो अब इस 30 किलोमीटर का वो भाड़ा देगा। जो आप 15 मिनट में पहुंच सकते थे, वो आपको क्या किया, 2 घंटा में पहुंचाया, 1 घंटे में पहुंचाया। मिस देखिए, दोनों के दोनों कंडीशन में जो एक्चुअल डिस्टेंस था उसे किसी के द्वारा ट्रेवल किया ही नहीं गया। एक 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दूसरा क्या किया है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 3 किलोमीटर वाला आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट था, वो जल्दी पहुंचा दिया है। 30 किलोमीटर वाला क्या है, निगेटिव कैटलिस्ट है, वो आपको घुमा टहला के करके पहुंचाया है। बस यही बात है और कुछ नहीं। तो अब हम समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं, तो कैटलिस्ट का क्या होता है, सिलेक्टिव एक्शन होता है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इस एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन के रेट को अगर बढ़ा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाए। इस कैटलिस्ट जो होता है वो क्या होता है, सिलेक्टिव नेचर का होता है। अगर एक रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में ये कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में भी वही कैटलिस्ट यूज हो या घटाने में। इस एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज सेलेक्टिव इन नेचर। इसमें हम क्या कहते हैं कि कैटालिटिक एक्शन जो है यह क्या होता है, सिलेक्टिव नेचर का होता है। तो आइए हम सेकंड पॉइंट में कहते हैं, कैटलिस्ट हैज selective action on rate of reaction, selective action on rate of reaction। इस एक रिएक्शन के रेट को अगर यह बढ़ा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे रिएक्शन के रेट को ही बढ़ाए। उसका एक्शन क्या है, सिलेक्टिव है, इसके लिए वह यूज हो रहा है, इसके लिए वह यूज हो रहा है, इसके लिए वह यूज हो रहा है। इसीलिए क्या होता है, अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग रिएक्शन में यूज होता है, एक ही कैटलिस्ट सब जगह यूज नहीं कर सकते। तीसरे में हम बात करते हैं कि कैटलिस्ट की थोड़ी सी अमाउंट भी रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत ज्यादा का चेंज करा सकता है, और कराता ही है, एप्रिसिएबल चेंज करा सकता है। क्योंकि आप क्या जानते हैं कि कैटलिस्ट तो रिएक्शन में कंज्यूम होता ही नहीं है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट
a small amount of catalyst a small amount of catalyst results appreciable change in a rate of reaction. नेक्स्ट पॉइंट में बात करें कि कैटलिस्ट का अमाउंट रिएक्शन के बाद ज्यों का त्यों बचा रह जाता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी उसका स्टेट क्या हो सकता है, चेंज कर सकता है। इसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ reaction, however its state may be changed in some cases. कुछ केस में स्टेट चेंज करने की बातें कुछ हद तक होती है। तो आइए हम बात करते हैं कि द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट remain unchanged during the course of reaction, however its state may change in some cases. कुछ केसों में क्या होता है कि इनका स्टेट तो चेंज हो सकता है, लेकिन अमाउंट जो है वह क्या रहता है, अनचेंज ही रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। चलिए जल्दी से लिख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट क्या करता है, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ एक मिनट समझिए। जिससे हम क्या करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का कंबशन कराए और CO2 बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड में। इस केस में हम पाते हैं कि -393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हम 1 मोल कार्बन का कंबशन कराएंगे कैटलिस्ट के एब्सेंस में, तो भी इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो भी इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों केस में जो एनर्जी चेंज हो रहा है उसका अमाउंट चेंज कर जाए, ऐसी बात नहीं होगी। कोई रिएक्शन आप करा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और दूसरे केस में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो दोनों केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का मान क्या होगा, सेम ही होगा, उसे चेंज नहीं कर सकता है। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है, किसी रिएक्शन की शुरुआत नहीं कर सकता है। अगर ऐसा है कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मींस कोई रिएक्शन कि कैटलिस्ट के एब्सेंस कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है कि कैटलिस्ट डालेंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। हो रहा है, उसका रेट बहुत ही कम है, रेट बढ़ सकता है, घट सकता है, ये बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं हो रहा और कैटलिस्ट उस रिएक्शन को करा देगा, इस तरह की बातें नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिखेंगे ए कैटलिस्ट does not change thermodynamic property of reaction like heat or enthalpy of reaction, feasibility of reaction, the value of equilibrium constant,
इन सभी के वैल्यू को वो चेंज नहीं कर सकता है। चलिए जल्दी से लिख लें। नेक्स्ट में देखें, हम बात करते हैं द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज मैक्सिमम at a particular temperature and pH value which is known as optimum temperature and optimum pH value respectively. इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। क्या बोले कि द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो होती है वह किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी क्यों है, क्या आपको इसका रीजन पता है? अगर 38, 39 होता तो क्या होता, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। क्या मुसीबत हो जाती, जरा ध्यान से। हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होने का रीजन यह है कि हमारे बॉडी में जो कैटलिस्ट है, इस हमारे बॉडी में जो कैटलिस्ट है, उसी कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। बायो कैटलिस्ट है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, इट मींस वो क्या है, एंजाइम है। तो हमारे बॉडी में मोर देन 1 लाख केमिकल रिएक्शंस, 1 लाख से अधिक केमिकल रिएक्शन हर हमेशा होते रहता है। और एंजाइम तो वो कैटलिस्ट का ऐसा टाइप है जो हाईली स्पेसिफिक होता है। इससे ज्यादा स्पेसिफिक कोई कैटलिस्ट होता ही नहीं, और इतना ज्यादा सेंसिटिव भी कोई कैटलिस्ट नहीं होता। तो अब क्या है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होने का रीजन यह है कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं उसकी एक्टिविटी 37 डिग्री सी टेम्परेचर पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसकी एक्टिविटी 37 डिग्री सी पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर आप जान रहे हैं कि इस संसार में 2 ही ढंग के इसे बर्ड्स और मैमल्स, इनके बॉडी का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं करता है। इसलिए ये क्या होते हैं कि ये सभी दिन एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम एनिमल्स का क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जैसे टेम्परेचर चेंज किया, आप देखते होंगे ज़्यादा गर्मी बरसात, ठंडा जब बढ़ जाए या गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मच्छर आपको नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके शरीर में जो एंजाइम्स था उसकी एक्टिविटी क्या हुई, समाप्त हो गई। अब उसका एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है, एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है, मशीन काम ही नहीं कर रहा है काम करने के लिए, तो वो खाना को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक, कोई काम ही नहीं कर पाएगा सही ढंग से, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप काम कर पाइएगा? बिना एनर्जी का तो कोई काम नहीं कर सकता है। तो अब जैसे उसी ढंग से हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं करता है, बस एक ही कंडीशन में चेंज करता है, जब हमको बुखार लगता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो अब क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, अपना हम आराम से काम करते रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, जैसे आपको बुखार आई, आप क्या होते हैं, लेट जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, लेट जाते हैं, ठीक, काम करना नहीं चाहते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं करते। क्यों? आपको वीकनेस महसूस होता है। इसका रीजन क्या है कि अब आपके बॉडी में जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा घट गई है। अब वो
तेजी से ना तो फूड का ऑक्सीडेशन करा पा रहा है, ना तो तेजी से कोई काम सही ढंग से कर पा रहा है। और जब काम कर ही नहीं पा रहा है तो आपको प्रॉपर वे में जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और आपको कमजोरी महसूस होता है, आप लेट जाते हैं। सेम यही बात है कि किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है किसी पर्टिकुलर पीएच पर, उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। अब जैसे ध्यान दें कि हम जितना भी खाना खाते हैं सबको उठाते हैं हाथ से और अपनी इसके अंदर डालते हैं। ये क्या है? बकल कैविटी। ये क्या है? बकल कैविटी। तो हम हमारे खाने में मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक, विटामिन होते हैं, मिनरल्स वगैरह ये सब होते हैं। तो आप जो खाए तो सारे के सारे खाने को तो आप उठा के मुंह में ही नहीं रख दिया, लेकिन यहाँ का जो मीडियम है, इस मीडियम में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या होता है? एक्टिव होता है। हमारा जो सलाइवा है, ठीक, इसमें केवल और केवल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, जबकि सब तो यहीं से होकर गुजरा। यहाँ से गुजरने के बाद एसोफेगस में आया, उसके बाद स्टोमैक में गया। स्टोमैक का मीडियम हाईली एसिडिक होता है, तो अब उस एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला ही एंजाइम सिर्फ एक्टिव होगा। तो यहाँ सिर्फ क्या हुआ? देखिए सब कुछ गुजरा, लेकिन यहाँ क्या था? केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पीएच क्या होना चाहिए था? 7 से कम होना चाहिए था, वो एसिडिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फैट के डाइजेशन के लिए भी पीएच जो होना चाहिए वो उससे अलग होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है? कुछ अलग ढंग का पीएच है। इस पीएच पे केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एक्टिव होगा। यहाँ केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है। आगे बढ़ेंगे, स्टोमैक में केवल और केवल प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एक्टिव होगा, क्योंकि वहां का पीएच जो है वो एसिडिक लेवल का है। उस पीएच पे केवल और केवल क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एक्टिव होता है, दूसरा तो एक्टिव नहीं हुआ। इस क्या है? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की एक्टिविटी वहां मैक्सिमम है, वहां वो तुरंत काम करना शुरू किया और अपना काम कर दिया। तो इसलिए हम बोले कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी किसी खास टेम्परेचर और किसी खास पीएच पर मैक्सिमम होती है, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच है। इसके आगे जाने, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कैटलिस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर कैटलिस्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार के सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर। इस प्रकार के सबस्टेंस को क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। इट मींस हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं सर्टेन सबस्टेंसेस results increase in activity of catalyst, which are known as promoters, which are known as promoters। इस हम क्या देख रहे हैं? तो certain substances results increase in activity of catalyst, which are known as promoters। तो as for example हम देखते हैं, याद कीजिएगा हैबर्स प्रोसेस जो यूज होता है अमोनिया के मैन्युफैक्चर के। ये हैबर्स प्रोसेस जो है वह यूज होता है किसके लिए? तो अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए, अमोनिया के उत्पादन के लिए। और यहाँ हम कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं? आयरन को लेते हैं, जबकि मोलिब्डेनियम को क्या लेते हैं? प्रमोटर के रूप में लेते हैं। इट मींस हम क्या लिखेंगे? मोलिब्डेनियम बिहेव्स लाइक प्रमोटर ऑफ आयरन कैटलिस्ट in Haber's process। in Haber's process
सिमिलरली एक ढंग की बातें और भी होती हैं कि कुछ सबस्टेंस ऐसे भी होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो कैटालाइटिक इनहिबिटर और पॉइजन कहते हैं। कैटालाइटिक इनहिबिटर और पॉइजन कहते हैं। हम क्या लिखेंगे, सर्टेन सबस्टेंसेस result decrease in activity of catalysts, activity of catalysts which are known as catalytic inhibitor or catalytic poison। कैटालाइटिक पॉइजन। एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि इन कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन BaSO4 act as inhibitor of palladium catalyst, inhibitor of palladium catalyst। देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन, इस इथाइन इसका हो गया एसिटिलीन, तो इथाइन का हम कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। हाइड्रोजनेशन का अर्थ क्या हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम क्या कराएंगे कि इस पे हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो ये पहले क्या होगा, तो पहले बनेगा इथीन, पहले क्या बनेगा इथीन, और ये इथीन फिर से चेंज हो जाएगा किसमें, इथेन। ये इथीन फिर से चेंज हो जाएगा किसमें, इथेन। तो आप क्या देखें कि यहाँ यह हाइड्रोजन और पैलेडियम जो है, तो पहले तो ये इथीन बनाया और इसके आगे कहाँ पहुंच गया, इथेन में पहुंच गया। इस कंप्लीटली ये डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, इथेन में पहुंच जाएगा। हम यह भी लिख सकते थे ऐसे करते हुए, या हम ऐसे भी दर्शा सकते थे कि ये डायरेक्टली इथेन में पहुंच जाए, यहाँ 2 मोल का एडिशन हो जाएगा। जिस हम एक स्टेप में यह दर्शा देते हैं और दूसरे स्टेप में फिर से यह हाइड्रोजन जुड़ेगा पैलेडियम के प्रेजेंस में और वहां पहुंच जाएगा। ये हो गया इथीन, यह हो गया इथेन। अब हम क्या करते हैं, अभी भी हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, पैलेडियम को ले रहे हैं और साथ में BaSO4, पैलेडियम सपोर्टेड ऑन BaSO4, इसे हम कहते हैं लिंडनार कैटलिस्ट। इसे क्या कहा जाता है, लिंडनार कैटलिस्ट। तो ये देखिए यहां तक तो आएगा, लेकिन आगे का रिएक्शन नहीं होगा। मिस इसके आगे का रिएक्शन नहीं होगा, यहीं तक रह जाएगा। इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा, इथीन ही मिलेगा, आगे वो बात नहीं होने देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या करता है, here BaSO4 inhibits the activity of palladium catalyst as soon as ethene forms। इसका रीजन क्या है, हम क्या देखते हैं, here BaSO4 act as inhibitor of palladium catalyst, inhibitor of palladium catalyst which inhibits the activity of
पैलेडियम कैटलिस्ट as soon as ethene forms, जैसे ही इथिन का फॉर्मेशन हुआ, जैसे तब तक में उसकी वो एक्टिविटी को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, उसे वह समाप्त कर दिया है, हो गया। और ये हमारा कैटलिस्ट समाप्त। अब देखिए आपके बुक में जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री तक से जितना भी क्वेश्चंस था हम सबको कर दिए थे ना, एडजॉर्प्शन वाले तक में जो भी क्वेश्चंस था। तो अब आप देखेंगे कि ये कैटालिसिस वाले तक में 3 क्वेश्चन हमारा है। क्या कहता है? कहता है कि इन हैवर्स प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन with steam in presence of nickel oxide as catalyst। हैवर प्रोसेस यूज किया जाता है अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए, जहाँ क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन तो हमारा एयर से आ रहा है, अब ये हमारा हाइड्रोजन जो है इसे क्या करते हैं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे? तो बाय रिएक्टिंग मीथेन विथ स्टीम, जब मीथेन को हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल ऑक्साइड एज कैटलिस्ट, द प्रोसेस इज नोन एज स्टीम रिफॉर्मिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टीम रिफॉर्मिंग कहते हैं। जरा एक मिनट आप ध्यान से सुनिए, यहां तक की बातें बिल्कुल बेकार ढंग की बातें हैं, लेकिन जुड़ी हुई बात है, कुछ भी लिखा हुआ बेकार नहीं होता है। अब देखिए आप क्या जान रहे हैं कि हैवर्स प्रोसेस में होता क्या है? तो हमारा यह है हैवर्स प्रोसेस, जो यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए प्रोसेस यूज होता है, जहां हम क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराते हैं, जहां आयरन को यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में और मोलिब्डेनम यूज होता है प्रमोटर के रूप में। ये हमारा क्या है? कैटलिस्ट है, और ये हमारा क्या है? प्रमोटर है। तो क्या बनता है? 2NH3 बनता है, ठीक। तो इसमें हाइड्रोजन जो कंज्यूम हुआ है ये कहां से ऑब्टेन हो रहा है? तो ये हमारा ऑब्टेन हो रहा है मीथेन को जब हम क्या करते हैं स्टीम से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल ऑक्साइड। इसी रिएक्शन का नाम होता है स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं CH4 प्लस H2 स्टीम के फॉर्म में है। देखिए हमारा बनता है CO प्लस 3H2, CO प्लस 3H2। तो यहाँ क्या बना है? ये हमारा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को मिला, लेकिन क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल गया। अब देखिए क्या दिक्कत है कि हैवर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो आयरन को यूज करते हैं कैटलिस्ट को, और यहाँ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा, ये एक्ट करने लगेगा कैटालाइटिक इनहिबिटर की तरह। या क्या करेगा? तो खुद आयरन से रिएक्ट करते हुए पेंटा कार्बोनाइड आयरन 0 बना लेगा, इसलिए इनहिबिटर की तरह एक्ट करने लगेगा। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हमें क्या करना होता है? रिएक्शन से हटाना होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी तक की बातों में सिर्फ ये बनने की बात थी, अब हैबर प्रोसेस आप जान रहे हैं यह होता है। तो देखिए क्या कहता है कि why is it necessary to remove carbon monoxide when ammonia is obtained by Haber process? जब आप अमोनिया को हैबर्स प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन करते हैं, तो इस प्रोसेस में इस कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करने की क्यों आवश्यकता, इसे हटा देने रिमूव करने की क्यों आवश्यकता होती है? बिकॉज क्या होगा? द
produced carbon monoxide, produced carbon monoxide will act as inhibitor of iron, which is used as catalyst in Haber process, which is used as catalyst in Haber's process. So carbon monoxide should be removed from reaction mixture. क्लियर हो गया? तो ये आपका था 5.4 नंबर क्वेश्चन। 5.5 नंबर क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए कितनी आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं, जरा ध्यान। तो क्या कहता है 5.5 में कि why is the ester hydrolysis slow in the beginning and become faster after some time? याद कीजिएगा जिस समय आपको हम ऑटो कैटालिसिस पढ़ा रहे थे उस समय ही हम लिखा था। क्या कहेंगे इसमें आप? तो लिखेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का रिएक्शन लिख देंगे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या हो रहा है, ठीक, आप जब इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर देखें तो यहाँ क्या बन रहा था, CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये फॉर्म्ड प्रोडक्ट will act as catalyst, so rate of reaction increases with some time. It means हम क्या बोलेंगे कि because hydrolysis of ester is an example of autocatalysis. In this reaction, the formed product acid will act as catalyst, so rate of reaction increases after some time as a result of increasing amount of catalyst with product. क्योंकि रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कन्वर्सन प्रोडक्ट में होता है, और जब रिएक्टेंट का कन्वर्सन प्रोडक्ट में हो रहा है तो क्या होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट का अमाउंट मींस कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, अब इसी का लास्ट क्वेश्चन है 5.6 में, कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ डिजॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस, कि कैटालिसिस में डिजॉर्प्शन का क्या रोल है। तो याद कीजिएगा कैटालिसिस में, किस कैटालिसिस में हम लोग डिजॉर्प्शन टर्म ज्यादा यूज कर रहे थे, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में। कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है, तो सॉलिड कैटलिस्ट यूज होता है जिसके सरफेस पे फ्री वैलेंसी होती है, इससे जाके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जुड़ता है, जुड़ने के बाद उसमें केमिकल चेंज होता है और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर वो प्रोडक्ट वहां से नहीं हटता तो कैटलिस्ट का एक्टिव साइट क्या होता, ब्लॉक हो जाता, इसको फिर से रीयूज नहीं हो सकता, फिर से वो फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो प्रोडक्ट बना उसे उसके सरफेस से क्या होना चाहिए, हटना चाहिए, उसे उसके सरफेस से हटना चाहिए। तो इट मींस हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डिजॉर्प्शन मैक्स, या एज ए रिजल्ट ऑफ डिजॉर्प्शन द सरफेस ऑफ solid catalyst become free for the adsorption of fresh reactant molecule, for the adsorption of fresh reactant molecule। इट मींस हम क्या बोल दिए, तो एक लाइन में बोलेंगे कि एज ए रिजल्ट ऑफ डिजॉर्प्शन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट become free for the adsorption of fresh reactant molecule on its surface, तो सारी की सारी बातें हो गई, ये भी समझ। और अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा शुरू होता है कोलॉइड्स या कोलॉइडल स्टेट। पहले
बच्चों को ये समझना होगा, और यही सबसे पहला इसमें क्वेश्चन भी अराइज करता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट यह माना जा रहा था कि कोलॉइड जो है एक नए प्रकार का पदार्थ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। कोलॉइड क्या है? तो कोलॉइड इज नॉट ए सबस्टेंस बट ए स्टेट ऑफ सबस्टेंस। ये पदार्थ का ही क्या है? एक स्टेट है, एक अवस्था है, कोई नया पदार्थ ये नहीं है, कोई नया पदार्थ नहीं है। किसी पदार्थ का ही क्या है? एक स्पेसिफिक स्टेट है। ये बातें देखिए, जब हम बता रहे हैं तो पहले समझते हैं, धीरे धीरे बातें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कोलॉइड्स और कोलॉइडल स्टेट। तो कोलॉइडल स्टेट लिखना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? जरा ध्यान से। तो ठीक, हम बात करें ग्राहम साहब। तो ये ग्राहम साहब क्या देखे, रॉबर्ट ग्राहम साहब के द्वारा क्या देखा गया? तो कोलॉइड्स, ये ग्रीक वर्ड कोला से आया है, ग्रीक वर्ड कोला से आया है, जिसका अर्थ होता है ब्लू। जिसका अर्थ होता है ब्लू, गोंद। ब्लू मींस गोंद। तो ये रॉबर्ट ग्राहम साहब के द्वारा क्या देखा गया कि जब हम क्या करते हैं, ये रॉबर्ट ग्राहम डिफ्यूजन के लॉ को दिए थे, इन्हीं का वहाँ गैसेस स्टेट में भी पढ़ते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो सब किस्मों डिफ्यूजन वगैरह को देख रहे थे, गैस के लिए भी देखे, ठीक, लिक्विड के लिए भी देखे। फिर इसके बाद यह देख रहे थे कि जब हम सॉलिड को क्या करते हैं, लिक्विड में घुलाते हैं, उसके बाद क्या होता है, पास करते हैं, इन सारी बातों को देख रहे थे। तो वो क्या देखे कि जब हम क्या करते हैं कि पानी में नमक को मिलाते हैं या चीनी को मिलाते हैं, तो उनका जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, जब उसे हम छानना शुरू करते हैं तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी पूरा का पूरा पास हो जाता है। साथ ही साथ अल्ट्रा फिल्टर पेपर, दो ढंग के पेपर की बात हो रही है, नॉर्मल फिल्टर पेपर जिसमें छेद बड़ा बड़ा होगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन, जहां पोर्स का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो अब क्या था कि वो देखे कि नॉर्मल फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर दोनों से क्या हो जा रहा है, तो वो सारे के सारे में से नमक और पानी का जो मिश्रण है, चीनी और पानी का जो मिश्रण है, वो क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा पास हो जा रहा है। लेकिन जब हम क्या किए कि ग्लू, जेलेटिन या स्टार्च या फिर प्रोटीन, इन सभी के एक्वस सॉल्यूशन की बात किए, तो जब उसे हम फिल्टर पेपर से पास कर रहे थे तो हम देखे कि वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास कर जा रहा था, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाया। इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाया। तो वो क्या बोले, वो बोले कि इट मीन्स पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक क्या है, क्रिस्टलॉइड्स है, एक क्या है, क्रिस्टलॉइड्स है, ट्रू सॉल्यूशन था जो पूरा का पूरा पास हो गया। और दूसरा क्या है, तो कोलॉइड्स है, जो क्या था कि नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास हो जा रहा है, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पा रहा है। तो पहले वो ये बातों को बोले, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये बातें गलत साबित, ऐसी गलत साबित होगी, तो ध्यान दो, क्योंकि एक ही पदार्थ, अब बोलते हैं कि पदार्थ दो ढंग का है, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड, ठीक। तो पदार्थ को या तो क्रिस्टलॉइड होना चाहिए या तो कोलॉइड होना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कुछ बातों को, जहां आप देखेंगे कि एक ही पदार्थ क्रिस्टलॉइड की तरह भी एक्ट कर सकता है या फिर कोलॉइड की तरह भी एक्ट कर सकता है। ये या तो क्रिस्टलॉइड की तरह एक्ट कर सकता है या कोलॉइड की तरह एक्ट कर सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कुछ कंडीशंस पे। जैसे कि सबसे सिंपल सा कंडीशन, वहां हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो देखते हैं, जैसे आप क्या किए कि NaCl
जब आप वाटर में डाले थे, NaCl को जब आप क्या कहते थे वाटर में डाले थे, तो ये क्या बना रहा था, ये बना रहा था ट्रू सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड्स बना रहा था। लेकिन इसी NaCl को यदि आप बेंजीन में डालते तो वहां ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनता, उस केस में क्या बनता, कोलॉइड्स बनता। तो आप बताइए भैया, अब आप NaCl को क्या कहिए, क्रिस्टलॉइड कहिएगा कि कोलॉइड कहिएगा? दूसरे में हम बात करते हैं सोप की, साबुन की बात करते हैं। तो साबुन जो कि क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट्स की बात करते हैं। तो साबुन जो कि वाटर के साथ क्या कर रहा है, नॉर्मली कोलॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। अगर इसे हम क्या करते, अल्कोहल में डिजोल्व करते, अगर इसे हम क्या करते, अल्कोहल में डिजोल्व करते, तो वहां वो क्या करता, क्रिस्टलॉइड्स का फॉर्मेशन करता, इस वहां कंप्लीटली पास हो जाएगा। लेकिन वाटर वाले में कंप्लीटली पास नहीं हुआ। तो अब बताइए, अब आप इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलॉइड बोलिएगा कि कोलॉइड बोलिएगा? इट मीन्स, तो जब माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया तो यह देखा गया कि एक ही पदार्थ जो दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, इसका क्या रीजन हो रहा है। तो इसका मेन रीजन जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज है। जिस समय हम नमक को वाटर में दिए थे, उस समय हम देखे कि उसका बहुत ज्यादा हाइड्रेशन हुआ और उस केस में सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो जा रहा था। जबकि उसे जब हम क्या किए दूसरे केस में, जब उसे हम बेंजीन में डाले तो वहां उसका बहुत ज्यादा सॉल्वेशन नहीं हुआ है, ठीक। और वहां हम क्या देख रहे हैं कि वहां जो हमारा हुआ पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, उस पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर से ज्यादा है और 1000 नैनोमीटर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 1000 नैनोमीटर से कम हो रहा है। इट मीन्स यह कहना, यही बात साबुन में भी हो रही थी कि जब आप पानी में डाल रहे थे, पानी में डाल रहे थे तो आप क्या देखे कि वहां क्या बातें हो रही थी, कोलॉइड्स की बातें हो रही थी। उस केस में उस सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो था वो 1 nm से ज्यादा, जबकि 1000 nm से क्या कम हो रहा था। लेकिन जब हम उसे क्या किए, अल्कोहल में लिए, वो क्या हो गया था, इतना ज्यादा डिजॉल्व कर गया था, इतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन हो गया था, सॉल्वेशन हो गया था, हाइड्रेशन नहीं बोलेंगे सॉल्वेशन बोल रहा हूं, इतना ज्यादा सॉल्वेशन हो गया कि उस केस में सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया, उसको पास कर दिया। तो यह कहना कि कोलॉइड एक सबस्टेंस है, इट इज नॉट ट्रू। कोलॉइड इज ए स्टेट ऑफ सबस्टेंस। सबसे फर्स्ट ध्यान दें, इस बात को हम आपको बताए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जबकि बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि कोलॉइड है क्या, कोलॉइड 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 सिर्फ रखते रहे हैं। आप देखिए तो आपके बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन भी होगा एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज में। क्या कहता है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। Comment on the statement that colloid is not a substance। colloid कोई पदार्थ नहीं है, colloid अलग से कोई एक पदार्थ नहीं है, बट क्या है, एक स्टेट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन यह क्या है, तो पदार्थ का एक स्टेट है, एक अवस्था है। तो ये ध्यान से सुने, इसका आंसर सभी कोई लिखेंगे और ध्यान से सुनिए। क्या लिखिएगा कि द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, या गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। गिवन स्टेटमेंट इज correct because a substance can act as crystalloid
or colloid, it depends on condition, that is क्या, size of solute particles पर depend करता है. As for example, आप क्या बोलेंगे कि NaCl in water, it means क्या हो गया, तो that is aqueous solution of NaCl. Aqueous solution of NaCl act as crystalloids, while NaCl in benzene act as colloid. दूसरा एग्जांपल आप लिखेंगे क्या कि aqueous solution of soap act as colloids, whereas alcoholic solution of soap act as crystalloid. क्लियर है? तो क्या क्लियर है ना? तो ये बातें अभी हम सिर्फ क्लियर किए कि कोलॉइड कोई नया पदार्थ नहीं है, बस यह क्या है कि स्टेट ऑफ सबस्टेंस है. एक ही सबस्टेंस क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, जो डिपेंड करता है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर. तो अब साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के आधार पर मिक्सचर ऑफ टू सबस्टेंसेज, दो पदार्थ के मिक्सचर को तीन कैटेगरी में बांटा गया. एक को हम कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स और ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे को हम बोलते हैं कोलॉइड्स और तीसरे को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन. लिखते चलेंगे. On the basis of size of solute particles, mixture of two substances are divided into following three categories, following three classes. इसमें सबसे फर्स्ट में देखते हैं क्रिस्टलॉइड्स और ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलॉइड्स और तीसरा सस्पेंशन. तो क्रिस्टलॉइड्स में क्या होता है और ट्रू सॉल्यूशन में, तो फर्स्ट में देखते हैं क्रिस्टलॉइड्स और ट्रू सॉल्यूशन में. यहाँ क्या बोलेंगे, तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है वह क्या होता है, तो लेसर देन 1 nm, लेसर देन 1 nm, 1 नैनोमीटर से क्या होना है, छोटा होना है. दैट इज हम बोलते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वह क्या होगा, तो लेसर देन 1 nm, 1 nm से छोटा हो जाएगा. दूसरे में कोलॉइड्स की बात करें तो यहाँ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स के साइज के आधार पर बांटा गया है. तो साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है वह क्या होता है, 1 nm to 1000 nm के बीच में होता है, रेंज बिटवीन 1 nm to 1000 nm. और तीसरा जो हमारा सस्पेंशन है, इसमें
सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो 1000 nm से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। बात करें सस्पेंशन, यहाँ साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है वह क्या होता है, तो ग्रेटर देन 1000। अब जरा ध्यान दें, यहाँ हमें जो पढ़ना है वो किसे पढ़ना है, तो कोलॉइड्स के संबंध में हमें बात करनी है। तो हम लोग कोलॉइड्स के संबंध में बात करेंगे। अब ये ट्रू सॉल्यूशन और क्रिस्टलॉइड्स, इसके संबंध में आप बात किए सॉल्यूशन चैप्टर में। इसका क्या था, होमोजीनियस था, जबकि कोलॉइड और सस्पेंशन ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा। तो हमें तो कोलॉइड्स की बात करनी है। तो कोलॉइड क्या होता है, तो कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है जिसमें दो फेज होते हैं। एक क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज। ये क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज में सॉल्यूट पार्टिकल्स को यहाँ क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। जैसे सॉल्यूशन में जो घुला होता था उसे आप सॉल्यूट कहते थे, तो यहाँ हम वास्तव में उसे सॉल्यूट ना बोल के क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। और वहाँ जो घुला रहा था उसे आप सॉल्वेंट कहते हैं, और यहाँ हम सॉल्वेंट ना बोल के क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। तो हम एक लाइन लिखेंगे, हमें तो बात करनी है सिर्फ कोलॉइड्स के संबंध में डिटेल में पढ़ना है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं कि कोलॉइड इज ए heterogeneous system, heterogeneous system consists two phases, जो दो फेज को रखता है। कौन कौन सा फेज है, तो एक है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक। इसलिए क्या होता है, तो एक्ट लाइक सॉल्यूट। डिस्पर्स्ड फेज जिसका साइज जो होगा, साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज जो होना चाहिए, यही तो सबसे मेजरेबल बात है। यह क्या होता है, तो रेंज बिटवीन 1 nm to 1000 nm to 1000 nm। डिस्पर्सन मीडियम act as act as solvent, act as solvent, जो क्या होता है, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। इट मीन्स कोलॉइड क्या है, तो यह एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है in which dispersed phase is distributed in dispersion medium, in dispersion medium। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि it means colloid is a heterogeneous system in which dispersed phase इसका साइज क्या होगा, तो 1 to 1000 nm होगा, 1 to 1000 nm होगा। It means colloid is a heterogeneous system in which dispersed phase is distributed in dispersion medium, dispersion medium। इससे क्या करेगा, तो कंटिन्यूअस
मीडियम का फॉर्मेशन करेगा, जबकि ये क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में उसमें फंसा होगा, फंसा होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्वाइड्स, जहां से नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्वाइड्स, वोल्वाइड्स के क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट क्लास में। ओके।